सिविलेंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी में चैप्टर 2 जैव अणु को यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को शुरू किए थे और उस क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन की संरचना, वसा, ये तीनों टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, फिर एंजाइम और हार्मोन को हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इतना अगर हम लोग आज कर पाते हैं तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज मुख्य रूप से क्या होगा, हम लोग का विटामिन है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विटामिन क्या है और किन्हीं 3 बीमारियों का वर्णन करें जो विटामिन की कमी से होता है। और ये क्वेश्चन 7th JPSC में पूछा गया है। तो जैसा कि JPSC का पैटर्न रहा है, सिलेबस से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है कि विटामिन क्या है, सिलेबस में था, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो यहाँ पे विटामिन की कमी से होने वाले 3 रोग के बारे में पूछा गया है और ये 7th JPSC का क्वेश्चन है। यानी कि अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सिलेबस से डायरेक्ट उठा के पूछा जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोग का जो प्रोटीन था, प्रोटीन हम लोग पिछला क्लास को पढ़े थे, उसकी संरचना को देखे थे हम लोग, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को देखे थे हम लोग, उसका सबसे छोटा इकाई के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो प्रोटीन क्या था, तो वो मुख्य रूप से हम लोग का शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, शरीर के मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, या फिर शरीर की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रोटीन का रहता था। उसी प्रकार से हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा वो क्या करते थे, वो मुख्य रूप से हम लोग को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो अब आता है उसी प्रकार से हम लोग का विटामिन आता है। तो विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो है ये हम लोग को मुख्य रूप से ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ विटामिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग के शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। तो विटामिन क्या हो गया, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही साथ ये हम लोग को अलग अलग प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो विटामिन क्या हो गया, तो विटामिन शरीर के लिए अति अल्प मात्रा में आवश्यक जटिल रासायनिक पदार्थ है। यानी कि हम लोग को 1 kg में 1-2 kg करके विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी विटामिन की आवश्यकता होती है। और ये क्या होता है, एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता, जैसे कि हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, ये सब जो थे ये हम लोग को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते थे। लेकिन विटामिन का कार्य ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। यानी कि विटामिन का कार्य क्या होगा, जिस प्रकार से प्रोटीन का कार्य क्या हो गया था, तो शरीर की आधारभूत संरचना का विकास करना, वसा का कार्य क्या हो गया, तो ऊर्जा देना, उसी प्रकार से हम लोग का विटामिन का कार्य क्या हो गया है, तो शरीर के विभिन्न रोगों से हम लोग का रक्षा करना। ये हमारे द्वारा भोजन में लिए जाने वाले अन्य पोषकों के उपयोग के लिए जाने के लिए आवश्यक है। मतलब कि ये क्या हो गया, हम लोग भोजन में जो अन्य भी पोषक लेते हैं उनके लिए हम लोग का विटामिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग विटामिन का बात करेंगे तो विटामिन का जो खोज है, विटामिन की जो खोज हुआ है, तो विटामिन की खोज जो की है वो उनका ल्यूमेन, जबकि विटामिन जो नामकरण हुआ है, वो नामकरण करने वाले हैं कासिमिर फंक। तो विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ल्यूमेन है, जबकि विटामिन नाम जो रखा है उनका नाम क्या है, कासिमिर फंक हो गया। विटामिन क्या हो गया, तो विटामिन हम लोग को मुख्य रूप से अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए हम लोग को सक्षम बनाता है, बल्कि विटामिन हम लोग का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन में था विटामिन क्या है, तो विटामिन का डेफिनेशन क्लियर है। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में देखते हैं। अब लेकिन क्या है, उससे पहले कि विटामिन जो है उसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक तो जल में मिले विटामिन और एक वसा या फिर हम लोग का फैटी वसा या फिर कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन। तो देखते हैं इसमें। तो पिछले क्लास में ही हम लोग देखे थे कि जो हम लोग का KEDA है, यानी कि कीड़ा, ये जो है ये क्या होता है हम लोग का जल में, ये जो होता है ये हम लोग क्या होता है फैट में यानी कि वसा में घुलनशील होता है। यानी कि अगर हम लोग के बॉडी में अगर वसा का संचय रहेगा तो KEDA विटामिन जो होगा ये भी हम लोग का बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगा। लेकिन अगर फैट का कमी रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग का KEDA विटामिन है वो भी हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा उतना अच्छा से। ये हो गया था। अब एक दूसरा है कि हम लोग का जल में विलय विटामिन होता है। तो क्या होता है, जल में विलय 2 विटामिन है, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी होता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा आप लोग, तो जैसे कि हम लोग WBC के बारे में सुने हैं, वाइट ब्लड सेल। तो बी से विटामिन बी, सी से हो जाएगा हम लोग का विटामिन सी और W से हो जाएगा हम लोग का वाटर। तो वाटर में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा। बाकी जो बच गया कीड़ा,
तो KEDA जो होगा वो हम लोग का वसा में घुलनशील विटामिन होगा। तो विटामिन के 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में यानी कि आप लोग का विटामिन बी और सी हो जाएगा, जबकि वहीं वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन की कमी से होने वाले 3 रोग के बारे में बताएं। तो हम लोग 3 रोग के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है हम लोग का। तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम का बात करेंगे तो रेटिनल होता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का जो क्लास होगा इससे मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे फैक्ट आएंगे जो कि JPSC में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन ए का जो हम लोग का रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, रेटिनल होगा। और विटामिन ए क्या होता है, आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि आँखों के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, विटामिन ए जो होता है वो हम लोग को संक्रामक रोगों से बचाने का कार्य भी करता है। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, ग्रंथि के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, दांत हो गया, मसूड़ा हो गया और हड्डी। तो इन सभी को स्वस्थ बनाए रखने में भी विटामिन ए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का अगर अभाव हो जाता है, विटामिन ए का अगर आप में कमी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रात के समय आपको दिखना बंद हो जाता है या फिर दिखना कम हो जाता है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से हम लोग को रतौंधी की बीमारी होती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि आँखों से आंसुओं की कमी से आँखें सूख जाती है और उससे उनमें क्या होता है, घाव भी होने लगता है। बच्चे में विटामिन ए के अभाव में विकास भी धीरे हो जाता है, जिससे कि उनका कद पर असर पड़ता है। यानी कि विटामिन ए अगर विटामिन ए की पूर्ति अगर बच्चों में नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे होते हैं उनका विकास काफ़ी धीरे हो जाता है। साथ ही साथ उनका जो हाइट होता है उस पर भी उसका असर देखने को मिलता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनमें से चमक चली जाती है। संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे कि हमने देखे कि जो विटामिन ए है वो हम लोग को संक्रामक रोगों से बचाता है, लेकिन अगर विटामिन ए की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे संक्रामक रोग भी हम लोग पर हमला कर सकता है और हम लोग उससे लड़ने के लिए सक्षम नहीं होंगे। ताज़े फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जी, विटामिन ए के ये सब मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत में होता है। इसके बाद क्या है कि विटामिन ए जो है वो दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। रतौंधी, मोतियाबिंद, जीरोफथेलिमिया, त्वचा शुष्क सल्की संक्रामक का खतरा, आँख का लेंस, दुधिया आवरण से अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद होता है। यानी कि देखिए विटामिन ए में क्या क्या आ गया। तो सबसे पहला चीज़ विटामिन ए में क्या याद रखना है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ कि विटामिन ए जो है वो हम लोग को संक्रामक रोगों से बचाता है। तो अगर हम लोग के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में हम लोग संक्रामक रोग से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होंगे। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को रात के समय दिखाई देना बंद हो जाएगा, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। अगर बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है तो उनका जो विकास होगा वो विकास स्लो हो जाएगा। साथ ही साथ उनके जो हाइट में वृद्धि होती है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अगर विटामिन ए का अगर स्रोत का बात किया जाए तो हम लोग का गाजर हो गया, मक्खन हो गया, हरा सब्जी हो जाएगा, इसके अलावा हम लोग का गाजर हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, आम हो जाएगा। ये सब यानी कि जो पीला पीला टाइप का दिखता पकने के बाद, जैसे आम हो गया या फिर हम लोग का पपीता हो गया, तो ये सब विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन ए का अगर संचयन की बात करेंगे, ये कहाँ पे संचित होता है, तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए जो है वो हम लोग का यकृत यानी कि लीवर में संचित होता है। तो चूँकि विटामिन ए हम लोग का प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए हम लोग विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन। क्लियर है। विटामिन ए हो गया, विटामिन ए से होने वाले रोग हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का जो हम लोग का नाम है, रासायनिक नाम, वो हो जाएगा हम लोग का थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। तो अब देखते हैं विटामिन बी में क्या है। तो विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। विटामिन बी के कई विभाग की खोज की जा चुकी है और ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। यानी कि विटामिन बी में भी क्या है, बहुत सारे विटामिनों का समूह है, जिसकी वजह से विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी के अंतर्गत ही हम लोग का विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 आता है। इसीलिए इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी आपस में भिन्नता रखते हैं। हम लोग देखेंगे सबके क्या क्या कार्य हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है, उससे अधिक ताप यह सहन नहीं कर पाता है और नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर विटामिन बी का स्रोत जहाँ से भी है, अगर विटामिन बी जो होगा वो हम लोग का मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस तक ही सहन कर सकता है। अगर इससे अधिक टेम्परेचर में अगर हम लोग विटामिन बी को रखेंगे तो ऐसी स्थिति में विटामिन बी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। हम लोग देखे थे पानी में घुलनशील विटामिन WBC हम लोग पढ़े थे। W से वाटर, बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। तो जो विटामिन बी है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, स्नायुओं को स्वस्थ रखना, भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना। यानी कि विटामिन बी जो है ये हम लोग का शरीर के अंदर की जो नस है जिसको हम लोग स्नायु बोलते हैं, तो उस स्नायु को स्वस्थ रखना, साथ ही साथ भोजन के पाचन में काफ़ी ज़्यादा योगदान विटामिन बी हम लोग को देता है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। यानी कि आपके शरीर में अगर विटामिन बी की उचित मात्रा है तो ऐसी स्थिति में आपको भूख भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगेगा। साथ ही साथ क्या है कि खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, पर अम्ल के साथ उबालने पर भी नष्ट नहीं होता है। यानी कि क्षार के साथ अगर रहता है तो जो विटामिन बी होता है वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन अम्ल के साथ अगर इसको हम लोग उबालेंगे तो ऐसी स्थिति में जो विटामिन बी होगा वो हम लोग का नष्ट नहीं होगा। यानी कि विटामिन बी का कोई सोर्स है, उसको अगर हम लोग अम्ल में उबालेंगे तो उसमें विटामिन बी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर क्षार के साथ अगर उसको उबालेंगे तो ऐसी स्थिति में विटामिन बी जो है वो हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत में टमाटर, गेहूँ का आटा, अंडे की जर्दी, ये सारा चीज़ हम लोग का आएगा। तो हम लोग देखते हैं ये हो गया विटामिन बी हो गया, ठीक है। अब हम लोग विटामिन B1 के बारे में देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो हम लोग विटामिन बी को पढ़ रहे हैं। विटामिन बी में क्या है, बहुत सारे और भी विटामिन आते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी कि विटामिन बी जो है ये कई विटामिनों का समूह है, जिसकी वजह से इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से हम लोग का बेरी नाम का यानी कि बेरी रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। अब विटामिन B1 का अगर बात करेंगे हम लोग, ये सारा चीज़ आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विटामिन B1, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होगा वो हम लोग का थायमीन होगा। फिर आता है हम लोग का विटामिन B2। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा। राइबोफ्लोविन हो जाएगा। और ये जो है हम लोग का विटामिन B2 ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। विटामिन ए का संचयन कहाँ पे होता है हम लोग का, यकृत में होता है, जबकि विटामिन B2 का जो संचयन होगा जो पाया जाएगा वो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। फिर आता है हम लोग का विटामिन B3 आता है। विटामिन B3, तो विटामिन B3 का अगर रासायनिक नाम बोलेंगे तो हम लोग इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हम लोग का निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग नियासिन भी बोलते हैं। नियासिन। अगर हम लोग इसका कमी से होने वाले रोग का बात करेंगे तो ये हम लोग का विटामिन B3 होगा। अगर विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे तो इसकी कमी से जो होगा वो क्या होगा, बाल हम लोग का पकना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा विटामिन B3। अब यहाँ पे विटामिन B4 नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का विटामिन B5 आएगा। विटामिन B5, तो 5 है तो 5 यानी कि पेंटा, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हम लोग का पेंटोथायमिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथायमिन हो जाएगा। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होने वाले रोग में पेलेग्रा हो जाएगा, या फिर त्वचा संबंधी रोग हम लोग का विटामिन B5 की कमी से होगा। फिर आता है हम लोग का इसके बाद विटामिन B6 आता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होगा। पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और इसके कमी से हम लोग का एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है।
क्लियर है। B6 हो गया। फिर आता है B7 आता है, विटामिन B7। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हम लोग हो जाएगा बायोटीन। बायोटीन हो जाएगा। इसके कमी से क्या होता है, तो जब अगर विटामिन B7 का कमी हो जाएगा तो व्यक्ति को लकवा मार देता है, लकवा मार देता है। फिर आता है हम लोग का विटामिन B7 हो गया। फिर आता है विटामिन B11, विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होगा। सॉरी, ये हम लोग का विटामिन B9 होगा। 7 के बाद 8 नहीं होगा, फिर क्या होगा हम लोग का 9 होगा। तो विटामिन B9 का नाम क्या हो जाएगा हम लोग का फॉलिक या फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और इसी की कमी से हम लोग का पेचिश हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग का विटामिन B7 जो है, इसको हम लोग विटामिन H भी बोलते हैं, विटामिन H। तो हम लोग 7 को लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसा करेंगे तो बन जाएगा H। तो विटामिन H या फिर विटामिन B7 सेम है। विटामिन B9 हो गया। अब हम लोग आता है यहाँ पे विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम का बात किया जाए तो चूँकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसी की कमी से क्या होता है हम लोग का जो चमड़ा में जो वाइट कलर का आ जाता है ना, वाइट रोग वही वाला है, कोबाल्ट की कमी से होता है। तो ये हो गया हम लोग का B कॉम्प्लेक्स हो गया। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमिन हो गया। B1 का भी नाम थायमिन ही होगा। और विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन B2 जो है वो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। फिर हम लोग का विटामिन B3 जिसको हम लोग नियासिन या फिर निकोटिनामाइड बोलते हैं, इसके कमी से क्या होता है, बाल पकना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग का विटामिन B5 आ जाएगा। तो विटामिन B5 को हम लोग 5 होता है तो पेंटाथाइमिन बोलते हैं, पेंटोथाइमिन बोलते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा या फिर त्वचा रोग होता है। फिर विटामिन B6 होता है, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर विटामिन B7 होता है जिसको हम विटामिन H भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, इसकी कमी से लकवा मारता है। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से पेचिश हो जाता है। और विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसको हम लोग साइनोकोबालामीन बोलते हैं, और इससे क्या होता है, इसकी कमी से चमड़ा रोग देखने को मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम लोग का अगला आता है विटामिन C आता है। तो विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये नाम याद रखना। विटामिन A क्या होगा हम लोग का, रेटिनॉल हो गया। विटामिन B क्या होगा हम लोग का, थायमिन हो गया। विटामिन C का क्या नाम है हम लोग का, तो एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से विटामिन C को जानते हैं। और ये मुख्य रूप से जो खट्टे फल होते हैं उन सबों में विटामिन C पाया जाता है। ये शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है, इससे शरीर के विभिन्न अंगों का आकार बनने में सहायता मिलती है। यह शरीर में ब्लड वेसल्स यानी कि या फिर खून की नसों को मजबूत बनाता है। इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम करता है। यानी कि विटामिन C जो है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से हम लोग के शरीर के कोशिकाओं को आपस में बांध के रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ क्या करता है, ये खून की जो नस है, जहाँ पे खून बहता है जिन नसों में, उन नसों को, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ही साथ जो सर्दी जुकाम होता है तो उस समय विटामिन BC अगर हम लोग का शरीर में उचित मात्रा में अगर उपलब्ध होगा, या फिर हम लोग विटामिन BC का सेवन करेंगे तो ऐसे स्थिति में विटामिन C का सेवन करेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, हम लोग का जो सर्दी जुकाम है वो भी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन C का कमी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मसूड़ा होता है वहाँ से हम लोग का खून आना शुरू हो जाएगा। दांतों में क्या होगा, झंझनाहट शुरू हो जाएगा, दांत में दर्द शुरू हो जाएगा, दांत क्या हो जाएगा, ढीला पड़ने लगता है या फिर निकल भी सकता है। इसीलिए जब दांत में झंझनाहट या फिर दांत जब दर्द करता है या फिर दांत कमजोरी सा फील होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को विटामिन C की आवश्यकता होती है। त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रूखरा हो सकता है, आपको भूख कम लगेगी, बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग भी हो सकता है, और विटामिन C की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। तो विटामिन C क्या हो गया, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन C जो है ये हम लोग के शरीर के कोशिकाओं को बांध के रखने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन C हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है।
इसके अलावा विटामिन सी की कमी से हम लोग को मसूड़ा से खून आता है, हम लोग को दांत में झंझनाहट होता है, दांत या फिर मसूड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे त्वचा या फिर त्वचा में अगर चोट लगता है तो उससे अधिक मात्रा में खून भी निकलता है। हमको भूख कम लगने लगता है। इसके साथ ही साथ अगर अधिक मात्रा में विटामिन सी का कमी निरंतर रूप से बना रहता है तो ऐसी स्थिति में स्कर्वी रोग भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से हम लोग का रतौंधी होता है। क्लियर हो गया वाला। अब यहाँ पे जो विटामिन सी है ये हम लोग का दूध हो गया, अंडा हो गया, फिर मांसाहारी भोजन जो है इसमें हम लोग का विटामिन सी नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ जो हम लोग का सब्जी होता है, जो सब्जी हो जाएगा तो उन सब सॉरी हम लोग अगर शराब पीते हैं या फिर हम लोग जो सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी का जो छिलका होता है उसको अगर छील देते हैं तो ऐसी स्थिति में विटामिन सी जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। और चूँकि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है। तो ऐसी स्थिति में विटामिन सी जो होगा वो हम लोग का शरीर से मूत्र के रास्ते क्या होगा, शरीर से बाहर आ जाता है। यानी कि जो विटामिन सी होता है वो हम लोग का शरीर में स्टोर नहीं रहता है। और अगर विटामिन सी अगर स्टोर नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग घाव होता है तो वो हम लोग का बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा। या फिर अगर हम लोग का दांत दर्द होता है या फिर मसूड़े से खून आता है तो ये सभी रोग हम लोग का बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में विटामिन सी हम लोग के शरीर में उचित मात्रा में उपलब्ध होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। फिर आगे आता है हम लोग का विटामिन डी आता है। तो विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम का अगर बात करेंगे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा हम लोग का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि विटामिन बी, इसका कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से हम लोग का रिकेट्स नाम का रोग होता है, रिकेट्स नाम का रोग होगा। इसके अलावा क्या हो जाता है कि जो विटामिन डी होता है वो हम लोग का मछली के तेल में पाया जाता है, मछली के तेल में। साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी जो है ये हम लोग का सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि क्या है, हार्मोन भी है। और सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन डी भी, विटामिन कौन सा, विटामिन डी है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया। इसके कमी से कौन सा रोग होगा, तो हम लोग का रिकेट्स नाम का रोग होगा। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, तो मछली का तेल हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो हम लोग का सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और विटामिन डी जो है, यानी कि विटामिन डी जो है वो क्या है, विटामिन होने के साथ ही साथ क्या है, एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है और ये सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन भी है। तो इतना हम लोग को याद रखना होगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी मेंस में अगर इतना फैक्ट याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा विटामिन डी के दो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि विटामिन D2 हो जाएगा जिसको हम लोग एग्रो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और एक विटामिन D3 हो जाएगा जिसको हम लोग कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। अब क्या, यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती है। बच्चों में इस स्थिति में रिकेट्स कहते हैं, यानी कि अगर बच्चा में विटामिन डी की कमी है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उनका जो हड्डी होगा वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनका हड्डी टूटने लगेगा। तो बच्चों में अगर ये स्थिति होता है तो इसी को हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और वयस्क लोगों में हड्डी के मुलायम होने से क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमज़ोर होने पर ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग इस बीमारी को कहते हैं। अब क्या है कि इससे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि गुर्दा हो गया, यानी कि किडनी, दिल में, खून के नसों में और अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकता है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब विटामिन बी आता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर बात करेंगे हम लोग तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा हम लोग का फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम हम लोग का फिलोक्विनोन, विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो गया है। विटामिन ई क्या हो गया हम लोग का, तो इसके अगर विटामिन ई का कमी किसी महिला में अगर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस महिला की जो जनन क्षमता होगी वो हम लोग का प्रभावित होता है। इसके अलावा क्या होता है कि विटामिन ई जो है वह कोशिकाओं के द्वारा स्वतः संश्लेषित हो जाता है, यानी कि वह स्वतः विटामिन ई का निर्माण कर लेते हैं। तो इतना हम लोग को फैक्ट याद रखना है। तो विटामिन ई क्या होता है, खून में रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। तो विटामिन ई का एक नाम हो गया टोकोफेरॉल या फिर एक नाम हो जाएगा हम लोग का फिलोक्विनोन हो जाएगा। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियों एवं अन्य टिश्यू या फिर ऊतक। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स भी कहते हैं। इस गुण को
एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच या फिर सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलन में रखता है। यानी कि विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरल बोलते हैं। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरल बोलते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है। जबकि विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरल बोलते हैं। और विटामिन ई का एक और नाम क्या है, फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन ई क्या करता है हम लोग का मुख्य रूप से, विटामिन ई जो है वो हम लोग का मुख्य रूप से कोशिका के द्वारा स्वतः संश्लेषित हो जाता है। और ये अगर विटामिन ई की कमी होता है तो ऐसी स्थिति में जनन क्षमता भी प्रभावित होता है। विटामिन ई हम लोग का क्या करता है, फैटी एसिड को संतुलित बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा हम लोग का, एनीमिया हो जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग का कि विटामिन क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले 3 रोगों के बारे में बताएं। तो हम लोग यहाँ पे देख लें, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से और विटामिन ई की कमी से, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा रोग को भी कवर कर लिया है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन ए यहाँ पे दिया है, फिर से B1 हम लोग पढ़ चुके, B2 पढ़ चुके, हम लोग B3 पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आगे B5 पढ़ चुके, B6 हो गया, B7 हो जाएगा, B12 हो जाएगा। और हम लोग का विटामिन सी भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पहले में। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के, अगर विटामिन के का अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन के का नाम हो जाएगा हम लोग का फिलोक्विनोन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलत है, ये विटामिन ई का नाम नहीं है फिलोक्विनोन, विटामिन के का नाम हो जाएगा हम लोग का फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के जो होता है ये क्या करता है, खून को थक्का बनाता है। विटामिन के जो करता है क्या, खून को थक्का बनाने में सहायक होता है, खून को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि रुधिर का स्राव होना, ऐंठन या फिर हीमोफीलिया, ये सब मुख्य रूप से विटामिन के की वजह से ही देखने को मिलता है। अगर सोर्स का बात करेंगे तो विटामिन के का सोर्स में हम लोग का टमाटर आ जाएगा और सब्जी आ जाएगा। और हम लोग का फॉलिक एसिड हो गया, जिसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है, इसको हम लोग देख चुके बी कॉम्प्लेक्स में। तो ये हो गया हम लोग का विटामिन में जितना भी पढ़ना था वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। अब आगे है हम लोग का एंजाइम, आगे आ जाएगा हम लोग का एंजाइम। तो एंजाइम को शुरू करने से पहले हम लोग एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ग्रंथि, इसी को हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड, ठीक है। अब क्या है ग्रंथि, तो ग्रंथि जो ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला जो हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा जो होगा वो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा जो होगा वो हम लोग का मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा, मिक्स्ड ग्लैंड हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि। तो ग्लैंड जो हो जाएगा वो क्या होगा, 3 प्रकार का होगा। ग्लैंड का अगर आकार का बात करेंगे तो ग्लैंड जो होगा वो हम लोग का थैलीनुमा आकार का होगा, ठीक है, थैलीनुमा आकार का होगा। ग्रंथ में क्या होता है, ये मुख्य रूप से एंजाइम और हार्मोन यहाँ से हम लोग का निकलता है। ग्रंथ 3 प्रकार का होता है हम लोग का, ग्रंथि जो होता है वो हम लोग का 3 प्रकार का होता है। बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, और तीसरा जो होगा वो हम लोग का मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। तो इसमें जो बहिस्रावी ग्रंथि है, इसी बहिस्रावी ग्रंथि को हम लोग, बहिस्रावी ग्रंथि यहाँ फिर से कर लेते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि। अब क्या है यहाँ पे कि बहिस्रावी ग्रंथि है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्रंथि हम लोग के शरीर के बाहर पाया जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं। तो इसको बहिस्रावी ग्रंथि या फिर नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग का एंजाइम निकलता है, जो हम लोग का बहिस्रावी ग्रंथि है इससे हम लोग का एंजाइम निकलता है, ठीक है, एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है ये हम लोग का नली के माध्यम से निकलता है, यानी कि इसमें जो होता है हम लोग का बहिस्रावी ग्रंथि की विशेषता क्या है कि इसमें नलिका पाया जाता है, और इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से हम लोग का एंजाइम निकलता है। जैसे कि हम लोग का मुंह से अगर लार निकलता है तो उस लार के साथ साथ और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ लार ही निकलता है, क्योंकि वो लार जो होता है वो क्या होता है, एक हम लोग का नली से होता हुआ आता है, एक निश्चित मार्ग को फॉलो करते हुए आता है। और क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होता है, रक्त में नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम लोग का लार में किसी प्रकार का कोई भी रक्त देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का
जैसे कि हम लोग का ये लार ग्रंथि हो जाएगा, आंसू ग्रंथि हो जाएगा, दुग्ध ग्रंथि हो जाएगा, या फिर जो पसीना हो जाएगा, सीबम हो जाएगा, या फिर कान में हम लोग का जो मोम होता है वो हो जाएगा। तो अगर जैसे हम लोग देखेंगे दुग्ध ग्रंथि, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकल, दूध ही निकलता है, वहाँ से ब्लड नहीं आता है। हम लोग का जो कान होता है वो कान में क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ मोम आता है, वहाँ भी ब्लड हम लोग को देखने को नहीं मिलता। लार और लार में जो होता है उसमें ब्लड नहीं होता। आंसू जो निकलता है उसमें हम लोग का ब्लड नहीं होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली क्या होता है, एक मार्ग का फॉलो करते हैं, एक निश्चित मार्ग का फॉलो करते हैं। और प्लस क्या होता है, ये नालिका में होते हुए आते हैं, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का रक्त नहीं मिलता है। तो वही क्या होता है, हम लोग का एंजाइम होता है। तो एंजाइम की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, हम लोग का बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला तत्व पदार्थ होता है। अब दूसरा आता है हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग देख लेते हैं, इसका उल्टा होगा थोड़ा सा। दूसरा होगा हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या हो जाएगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें क्या होता है, हम लोग का एंजाइम नहीं निकलता, इससे हम लोग का मुख्य रूप से हार्मोन निकलता है। इसमें हम लोग का हार्मोन निकलता है, एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा नलिका नहीं होगा, इसमें नलिका नहीं होगा। नलिका नहीं होगा, अगर नली नहीं होगा तो सिंपल सा बात है कि हार्मोन्स में क्या होगा, हम लोग का ब्लड में मिल जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हार्मोन्स के साथ साथ रक्त भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम लोग जैसे कि थायराइड का अगर चेकअप कराते हैं, किसी में अगर थायराइड बढ़ जाता है, लेडीज़ लोग में ज़्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो अगर उन्हें थायराइड की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ब्लड का चेक कराते हैं, क्योंकि जो थायराइड होगा, जो हार्मोन होगा थायराइड हार्मोन, वो मुख्य रूप से क्या होगा, ब्लड में घुल जाएगा। और अगर ब्लड चेक कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि थायराइड का लेवल बढ़ा है या फिर घटा है। तो जो हम लोग का बहिस्रावी ग्रंथि होता है, ये हम लोग का क्या होता है, नलिका युक्त ग्रंथि होता है, इससे एंजाइम निकलता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, ये हम लोग का नलिका युक्त नहीं होता है, और इससे हम लोग का मुख्य रूप से हार्मोन निकलता है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया हो कि ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है, एक थैली आकार की संरचना होती है, जिससे मुख्य रूप से हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। तो एंजाइम, एंजाइम क्या है तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। तो ये ध्यान रखना, हम लोग का प्रीलिम से पूछ सकता है, ये सब सारा चीज फैक्ट पूछता है। एंजाइम क्या हम लोग का प्रोटीन है, जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि एंजाइम जो होते हैं ये हम लोग का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये किसी भी कार्य को काफ़ी फास्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन ये उस कार्य को या फिर उस कार्य में शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि ये कोई एक ए है, ये ए क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग का एंजाइम आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे हम लोग का एंजाइम आ जाएगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये काफ़ी स्पीडली इसको ब्रेक करेगा, लेकिन ये खुद इसमें शामिल नहीं होगा। यानी कि एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम वो पदार्थ हो जाएगा जो कि जीवित जीवों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। लेकिन वो क्या करता है, उस प्रक्रिया में स्वयं क्या रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। जैसे कि ये ए जो है वो ब्रेक हो गया तो अलग अलग चीज़ों में ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे एंजाइम का एंट्री होगा वो क्या करेगा, इसको काफ़ी स्पीडली ब्रेक करेगा और ये दो अलग अलग पदार्थ बन जाएगा। लेकिन एंजाइम जो होगा उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वही क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम वो पदार्थ हो जाता है जो कि जीवित जीवों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और रासायनिक अभिक्रिया को वो कंट्रोल करने का कार्य करता है। एंजाइम शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, पेट, छोटी आंत में बनते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो अग्नाशय होता है हम लोग का, पैनक्रिया जो होता है, वहाँ पे मुख्य रूप से एंजाइम का संश्लेषण होता है। इसके अलावा पेट हो गया और छोटी आंत में भी एंजाइम हम लोग का बनता है। इसके अलावा आपकी जो लार ग्रंथि है उसमें भी पाचक एंजाइम बनते हैं, जो भोजन चबाने के दौरान ही उसको पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यानी कि हम लोग भोजन जैसे खाना शुरू करते हैं वो क्या होता है, लार में लिपट जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसको पचाने का दर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं होने पर आप दवा के रूप में भी एंजाइम को ले सकते हैं। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो आपके पूरे शरीर में मौजूद होते हैं। एंजाइम शरीर में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करता है, और कुछ मामलों में एंजाइम शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देता है। यानी कि जो एंजाइम है वो सभी एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे दो एंजाइम को हम लोग को ध्यान में रखना है जो कि हम लोग का प्रोटीन नहीं होता है। एक हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं राइबोन्यूक्लेज, पहला जो कि हम लोग का प्रोटीन नहीं होगा, और दूसरा राइबोजाइम्स।
तो जितने भी एंजाइम्स होंगे वो क्या होंगे, मुख्य रूप से प्रोटीन होंगे। लेकिन ये जो दो चीज़ है, राइबोन्यूक्लियेज और दूसरा हम लोग का राइबोजाइम्स, ये हम लोग का प्रोटीन नहीं, ये हम लोग का सॉरी हाँ, ये हम लोग का प्रोटीन नहीं होगा। क्लियर है। अब एंजाइम के क्या कार्य हैं और क्या महत्व, इसको देखते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, हम लोग के शरीर के जो बड़े बड़े अणु होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, तो इसको छोटे आकार में तोड़ने में सहायता करते हैं, जिससे कि शरीर में इन अणुओं का ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। फिर क्या होता है कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में डीएनए मौजूद होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तब उसको डीएनए की भी प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम इस प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में सहायक होता है। हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे किस किस प्रकार से कौन कौन सा स्टेज होता है, किस प्रकार से विभाजन होता है। तो अगर हम लोग का कोशिका विभाजन होता है तो ऐसे स्थिति में हर कोशिका में क्या होता है, डीएनए होता है। तो ऐसी स्थिति में डीएनए का प्रतिलिपि बनाने में भी जो एंजाइम होता है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। फिर क्या होता है कि हम लोग का लीवर जो होता है वो विषाक्त पदार्थों को कम करने का काम करता है, और यह कार्य कई तरह के एंजाइम के उपयोग से ही किया जाता है। तो हम लोग अगर कोई भी नशीला पदार्थ अगर खाते हैं तो सबसे पहला असर जो होता है हम लोग का लीवर में होता है। इसलिए अगर कोई आदमी शराब से अगर मरता है, शराब पी के मरता है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर जहर खा के मरता है, तो ऐसी स्थिति में लीवर को चेक किया जाता है और वहाँ से पता चलता है कि वो किसके कारण से मरा है। तो लीवर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं तो उसको कम करने का काम भी कौन करता है, तो मुख्य रूप से बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। एंजाइम केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही काम कर सकते हैं। शरीर में मौजूद अधिकांश एंजाइम शरीर के करीब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ तक एंजाइम काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम टेम्परेचर में एंजाइम जो होगा वो काम नहीं कर पाएगा, बल्कि कम टेम्परेचर में भी कार्य करेंगे, लेकिन उसके कार्य करने की दर जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगा, उसका क्षमता जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एंजाइम केवल एक निश्चित पीएच स्तर तक में ही काम कर सकता है। जैसे कि अगर एंजाइम जो 7.5 पीएच अगर होगा तो वहाँ पे वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। जबकि पेट में जो होगा, यानी कि जो आंत जो है वहाँ पर अगर एंजाइम जो होगा 7.5 अगर पीएच रहता है हम लोग का आंतों में, तो ऐसे स्थिति में एंजाइम काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन पेट जो होगा, पेट में हम लोग का एंजाइम जो होगा वो मुख्य रूप से 2 पीएच स्तर तक ही काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। फिर एक एंजाइम अधिक तापमान या अधिक अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं तो ये अपना आकार बदल लेते हैं। इससे सक्रिय एंजाइम का आकार बदलता है और सबस्ट्रेट यानी कि अन्य अणु के साथ नहीं जुड़ पाता है। तो ये हो गया हम लोग का एंजाइम के कार्य हो जाएंगे और महत्व हो जाएंगे। फिर आगे आता है हम लोग का एंजाइम का प्रकार आता है। तो एंजाइम के प्रकार में हम लोग का बहुत सारा देखने को मिलेगा, जैसे कि लिपेसिस हो जाएगा, एमिलेज हो जाएगा, माल्टेज हो जाएगा, ट्राइप्सिन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, तो लिपिसेस है ना, लिपेसिस ये क्या है, एक एंजाइम का एक समूह है जो कि आंतों में वसा को पचाने में महत्वपूर्ण होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आंत में वसा का पाचन जो है तो मुख्य रूप से एंजाइम से तो होता है, लेकिन कौन सा एंजाइम, तो लिपेसेस एंजाइम के माध्यम से होता है। ये गलत है यहाँ पे, ये लाइपेज होगा, ठीक है, लाइपेज एंजाइम होगा। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, मुख्य रूप से हम लोग का आंतों में वसा को पचाने का काम करता है। फिर हम लोग का एमाइलेज आएगा, एमाइलेज एंजाइम। तो ये क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है, और जो एमाइलेज है ये हम लोग का मुंह के लार में पाया जाता है। फिर आएगा माल्टेज आ जाएगा। तो माल्टेज जो होता है ये हम लोग का लार में पाया जाता है, जो कि चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। फिर माल्टोज जो है आलू हो जाएगा, खाद्य पदार्थ, ये सब में पाया जाता है। फिर हम लोग का हो जाएगा ट्राइप्सिन हो जाएगा। तो ये एंजाइम क्या होता है, छोटी आंत में मौजूद होता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। और अमीनो एसिड के बारे में और प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे लैक्टेज आएगा। तो लैक्टेज भी क्या होता है, छोटी आंत में पाया जाता है, और यह दूध में मौजूद लैक्टोज यानी कि चीनी का जो प्रकार होता है उसको तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। यानी कि जो लाइपेज एंजाइम है ये हम लोग का छोटी आंत में पाया जा रहा है, जो कि छोटी आंत में वसा का पाचन का काम कर रहा है। इसके अलावे हम लोग का जो ट्रैप्सिन हो जाएगा, ये भी छोटी आंत में पाया जा रहा है, जो कि हम लोग का प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम कर रहा है। और एक चीज़ जो प्रोटीन होता है उसका पूरी तरीके से पाचन जो होता है वो भी हम लोग का छोटी आंत में ही होता है। फिर लैक्टेज जो होता है वो क्या करता है, वो भी छोटी आंत में ही पाया जाता है। और ये जो दूध में जो लैक्टोज होता है उसको तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने का काम मुख्य रूप से लैक्टोज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। फिर आगे है हम लोग का एसिटाइलकोलाइनेस्टेज। तो इसमें क्या हो जाएगा कि नसों और मांसपेशियों में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करने वाला केमिकल एसिटाइलोक्लिन दिमाग और शरीर में मौजूद केमिकल होता है उसको तोड़ने का काम करता है। यानी कि जो एसिटाइल कोलेस्टेज ये क्या करता है कि जो नस है और जो मांसपेशी है उनमें न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है, यानी कि नसों और कोशिकाओं को संकेत देने वाले के रूप में कार्य करता है। तो जो एसिटाइल कोलेस्टेज हो जाएगा ये मुख्य रूप से क्या कर रहा है, हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करने वाले जो केमिकल्स होंगे उनको तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोग का आएगा हेलिकेज आएगा। तो डीएनए के साथ मिलकर शरीर के लिए कुछ जरूरी प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से हेलिकेज एंजाइम के द्वारा
किया जाता है। फिर हम लोग का आएगा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए बनाने में मदद करता है और प्रोटेज हो जाएगा। तो प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो प्रोटेज है तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज है तो ये क्या करेगा, डीएनए बनाने में काम आ रहा है। फिर हम लोग का यहाँ पे ये ध्यान है लैक्टेज, तो लैक्टेज जो होगा वो क्या कर रहा है, दूध में उपस्थित लैक्टोज को ब्रेक करने में काम कर रहा है। ट्राइप्सिन जो हो जाएगा, ये ट्राइप्सिन क्या हो जाएगा हम लोग का, तो जो अमीनो प्रोटीन जो है उसको अमीनो एसिड में तोड़ने का काम छोटी आंत में कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का एंजाइम्स के प्रकार हो जाएंगे। तो इसको एक दो बार पढ़िएगा तो चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। और एक आध बड़ी क्लिष्ट नाम है यहाँ पे, तो उसको अभी सही से पढ़िएगा। अब हम लोग का आगे आता है पादप हार्मोन और वृद्धि नियामक। यानी कि पादप हार्मोन हो जाएगा और वृद्धि नियामक मतलब क्या हो जाएगा, जो उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पादप हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, रसायन होते हैं जो पौधे के विकास को विनियमित करते हैं। पादप हार्मोन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक रसायन होता है जो कि मुख्य रूप से पौधे के विकास को विनियमित करने का कार्य करता है। पादप हार्मोन संकेत अणु होते हैं जो बहुत कम परिमाण में इनका उत्पादन पौधे में ही होता है। हार्मोन्स स्थानीय रूप से लक्षित कोशिकाओं में कोशिकीय प्रतिक्रियाओं को विनियमित करते हैं, और जब यह पौधे में दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं तो वहां की कोशिकाएं प्रतिक्रियाओं को विनियमित करते हैं। तो और क्या है कि जिस प्रकार से जो जंतु होते हैं उनमें हार्मोन्स स्रावित होने के लिए अलग अलग प्रकार के ग्रंथि होते हैं, उस प्रकार से पादप में जो होता है हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए अलग अलग ग्रंथि नहीं होते हैं। पौधों में जानवरों की तरह हार्मोन्स के उत्पादन और स्रावन के लिए ग्रंथियाँ नहीं होती है। पादप हार्मोन पौधे को निश्चित आकार देने के साथ बीज विकास, पुष्पन का समय, फूलों के लिंग, पत्ती और फलों के बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करेंगे पौधे में हार्मोन्स का, तो ये मुख्य 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो जाएगा हम लोग का, जिब्रेलिन हो जाएगा ये वाला हम लोग का, साइटोकाइनिन हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा और एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। तो ये सभी मुख्य रूप से पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं। फिर हम लोग का पादप हार्मोन बनाम वृद्धि नियामक क्या है, तो पौधे के हार्मोन द्वारा पौधे प्राकृतिक रूप से उत्पादित होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पौधे में जो हार्मोन होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही संश्लेषित होने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में इन हार्मोनों को पौधों द्वारा एक प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग करके संश्लेषित किया जाता है और वे पौधों में बहुत कम सांद्रता में उपलब्ध होते हैं। दूसरी ओर पौधों के विकास नियामकों को मनुष्यों द्वारा पौधे पर लगाया जाता है और ये सिंथेटिक यौगिक पौधे के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन की नकल करते हैं। हार्मोन और विकास नियामक पौधे की वृद्धि के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और पत्ती, फूल, तना, जड़, अंग आदि को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जो पादप हार्मोन हो जाएगा, तो पादप हार्मोन मुख्य रूप से क्या होता है, पौधे में ही संश्लेषित होते हैं प्राकृतिक रूप से। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि मनुष्य के द्वारा बहुत सिंथेटिक यौगिकों का पौधों में यूज किया जा रहा है। यानी कि पौधे में जो प्राकृतिक रूप से जो हार्मोन पाए जाते हैं उनका नकल मुख्य रूप से हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग का पादप हार्मोन मुख्य रूप से क्या क्या आ गया, ऑक्सिन आ गया, जिब्रेलिन आ गया हम लोग का, ये जिब्रेलिन होगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा और इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे करके होगा। तो ऑक्सिन हार्मोन है ना, तो ऑक्सिन जो तो हो गया पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक यौगिक, पौधे को प्रकाश स्रोत की ओर झुका देता है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है, ऑक्सिन करता है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी पौधा होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी की ओर होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। तो सूर्य की रोशनी को ग्रोथ करने के लिए प्रेरित कौन करता है, उसको ऑक्सिन हार्मोन करता है। इसके साथ ही साथ जो पेड़ के या पौधे के जो भी जड़ होते हैं वो मुख्य रूप से नीचे ही जाते हैं, तो ये भी उनको कौन बताता है, ऑक्सिन हार्मोन ही बताता है। तो जो भी जड़ होंगे तो जड़ों की नीचे की ओर वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, फूल बना सकता है, फलों की वृद्धि का समर्थन कर सकता है, और यह मुख्य रूप से सक्रिय रूप से बढ़ रहे पौधे के कुछ हिस्से में कोशिका वृद्धि और विस्तार में शामिल होता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या कर रहा है, पौधे की वृद्धि कर रहा है, पौधे की जड़ को नीचे जाना ये डायरेक्शन बता रहा है। इसके साथ ही साथ क्या हो जा रहा है कि जो पौधा होगा उसको सूर्य की रोशनी की ओर ही ग्रो करना है, ये भी इसको समझ बता रहा है। और यानी कि जो ऑक्सिन हार्मोन होगा ये क्या होगा, पौधे के शीर्ष वाले भाग में होगा, तब ना जाके जड़ जो होगा वो हम लोग का नीचे की ओर ग्रो कर रहा है। तो ये नीचे की ओर यात्रा करता है, ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए पौधे के शीर्ष पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यानी कि जो ऑक्सिन हार्मोन होगा वो मुख्य रूप से पौधे के शीर्ष पर होगा। फिर आता है जिब्रेलिन आता है। तो जिब्रेलिन जो होता है पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके कुछ प्रभाव ऑक्सिन के समान है। हालांकि यह अपने आप में अद्वितीय है। यह बीजों की निष्क्रियता को तोड़ता है और कोशिकाओं के विभाजन को उत्तेजित कर सकता है, तने को लंबा कर सकता है और फसल की उपज में सुधार कर सकता है। तो जिब्रेलिन जो होगा वो क्या करेगा, फसल की उत्पादकता में सुधार करेगा, फसल को लंबा करेगा। जो हम लोग का आजकल एक झींगा सब्जी जो बोलते हैं हम लोग, वो काफ़ी लंबा लंबा होता है, जिब्रेलिन की वजह से होता है। बैगन भी लंबा लंबा होता है, जिब्रेलिन की वजह से होता है हम लोग का।
इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो कि अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसकी निष्क्रियता को तोड़ने का काम मुख्य रूप से जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। फिर हम लोग का साइटोकाइनिन हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को उत्तेजित कर सकते हैं, जीर्णता में देरी कर सकते हैं और मरम्मत के चरण में भी शामिल होते हैं। यदि कोई पेड़ घायल हो जाता है तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का उपयोग करके खुद की मरम्मत कर सकता है। सामान्य कोशिका विभाजन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सांद्रता बराबर होना चाहिए, यानी कि जो पेड़ पौधा में जो चोट लगता है, उनकी कोशिका भित्ति डैमेज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में साइटोकाइनिन का उपयोग करके या फिर ऑक्सिन का उपयोग करके भी अपना मरम्मत खुद करते हैं। फिर अगला आता है हम लोग का एथिलीन और एब्सिसिक एसिड आता है। तो एथिलीन जो होता है वो क्या होता है, पौधे में पकने और सड़ने को प्रभावित कर सकता है, बीजों की निष्क्रियता को तोड़ सकता है, पौधे में क्षैतिज वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, विच्छेदन को नियंत्रित कर सकता है, पौधे की वृद्धि अवरोधक। एब्सिसिक एसिड बीजों की विकास का कारण बन सकता है, पत्तियों के गिरने निष्क्रियता को नियंत्रित कर सकता है। तो ये सभी चीज़ हम लोग का मुख्य रूप से एथिलीन और एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। तो जो हम लोग का जो 5 पादप हार्मोन थे, हम लोग का ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, इसके साथ साथ एब्सिसिक अम्ल, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग जंतु हार्मोन को देखेंगे और उसके क्या कार्य है, वो कहाँ से संश्लेषित होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जीवों के हार्मोन और उनके कार्य क्या, तो हम देखे थे कि हार्मोन जो है वो क्या होता है, हम लोग का मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खासियत क्या है, तो उसमें नलिका नहीं होता, नलिका रहित ग्रंथि होता है और ये डायरेक्ट रक्त में मिल जाते हैं। इसीलिए जो थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो हम लोग उसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि थायराइड है या नहीं है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का यहाँ पे इंसुलिन से कौन से इंसुलिन हो क्या क्या होता है, फिर हम लोग का इसमें एड्रेनालाइन आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, फिर हम लोग का आगे एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। फिर हम लोग के यहाँ पे अंतःस्रावी अगर हार्मोन की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस आ जाएगा। फिर पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हार्मोन, उसको हम लोग पहले समझते हैं और यहाँ पे जो भी हम लोग का मोटा मोटा फैक्ट होगा उसको हम निकाल के रख देते हैं। बाकी क्या होगा कि आप लोग इसको खुद से अगर पढ़ लीजिएगा तो सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में हम लोग का पहला आता है पीयूष ग्रंथि आता है, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो ये हम लोग का सेकंड सबसे स्मॉल ग्रंथि होगा, ग्लैंड होगा, दूसरा सबसे छोटी ग्रंथि होगा। तो अगर पहला ग्रंथि की बात करेंगे, पहला सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो वो हम लोग का पीनियल ग्रंथि हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। तो ध्यान रखने का पीयूष ग्रंथि जो होगा वो हम लोग का दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि हो जाएगा। अगर इसका भार का अगर हम बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि का अगर भार का बात करेंगे तो ये हम लोग का 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम। अगर इसकी स्थिति की बात करेंगे तो ये बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच में पाया जाता है। देखिए इतना इसका भार क्या है ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा ये दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि है। कार्य क्या होगा इसका, जो पीयूष ग्रंथि है इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग के शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है, पीयूष ग्रंथि बोलता है। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इसका कार्य क्या हो जाएगा। तो यह जो होता है यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। और चूंकि हम लोग के शरीर के सभी क्रियाकलाप को मुख्य रूप से हम लोग का जो पीयूष ग्रंथि है वो नियंत्रित करता है, इसीलिए हम लोग पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये एकदम ध्यान रखना है, मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि हो जाएगा। भार जो होगा वो हम लोग का 0.6 ग्राम के आसपास होगा। पीयूष ग्रंथि का स्थिति की अगर बात करेंगे तो ये हम लोग का मस्तिष्क में बिल्कुल बीचों बीच होता है। पीयूष ग्रंथि से हम लोग का टोटल 11 हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ कुछ प्रमुख हार्मोन क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग का आ जाता है यहाँ पे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको लिख देते हैं
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, THYROID, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही होता है क्या, TSH का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये मुख्य थायराइड ग्रंथि, ये ध्यान रखना, थायराइड स्टिमुलेटिंग, इसमें थायराइड आ रहा, तो TSH का कार्य क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। तो ये ध्यान रखना कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को निकालने में उत्तेजित करता है। और क्या होता है कि जब हम लोग का थायराइड ग्रंथि को आयोडीन का कमी होता है, तब जो थायरॉक्सिन होता है वो हम लोग का बन नहीं पाता है, और इसकी वजह से जो रोग होता है उसी रोग को हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग। तो ये हम लोग को ध्यान रखना। तो पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें हम लोग का एक आता है हम लोग का TSH, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, तो ये हार्मोन थायराइड से थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और जब क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होता है, तो ऐसी स्थिति में थायरॉक्सिन नहीं निकल पाता है। परिणाम क्या होता है कि हम लोग का एक रोग होता है जिसको हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं। फिर दूसरा आता है हम लोग का STH, यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं इसको, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो STH यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि किसी बच्चा का अगर हाइट नहीं बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, पीयूष ग्रंथि से जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ये रिलीज नहीं हो रहा, अगर ये रिलीज होगा तो उसका हाइट बढ़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाता है, कम रिलीज होता है तो कम हाइट बढ़ता है। तो अगर किसी का हाइट नहीं बढ़ रहा तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को हम लोग रिलीज करवा सकते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसका हाइट बढ़ सकता है और बुनापन ये सब की समस्या भी खत्म हो सकती है। फिर तीसरा आता है हम लोग का LTH, लिटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन, ये हम लोग का ऑक्सीटोसिन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जो होता है ये हम लोग का पादप हार्मोन था, जबकि ऑक्सीटोसिन जंतु हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है। देखे होंगे गाय सबको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का मात्रा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों का दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो LTH हो जाएगा, यानी कि लिटोट्रोपिक हार्मोन। तो 3 हार्मोन देख लिए हम लोग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन हो जाएगा और हम लोग का लिटोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा। तो जो हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को निकलने के लिए उत्तेजित करता है, इसके कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। फिर हो जाएगा हम लोग का सोमेटोट्रोपिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो वृद्धि हार्मोन है, इसको नियंत्रित करने के कार्य मुख्य रूप से सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगर ये अच्छे तरीके से रिलीज होगा तो हाइट भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम होता है तो हाइट कम होगा। फिर हम लोग का लिटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि LTH जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दुग्ध के स्राव में सहायता प्रदान करता है। और ऑक्सीटोसिन की अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये लेबर पेन जो होता है हम लोग का मतलब महिलाओं में लेबर पेन को कम करता है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन।
या फिर इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग को ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, इसीलिए इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सब हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीटोसिन से संबंधित। फिर आता है हम लोग का, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम लोग का पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पे होता है। देखिए ये जो यहाँ पे है, ये वाला, यही है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ना, ये वाला, यही है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला भी देख लीजिए साथ में, ये जो है ये वाला, ये हम लोग का है हाइपोथैलेमस। इसी को भी हम लोग देखेंगे, हाइपोथैलेमस। तो अगर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस, ये रहा हम लोग का हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज़ कि हाइपोथैलेमस जो हो जाएगा वो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। अंतःस्रावी, हाइपोथैलेमस क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए, हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि हार्मोन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने का कार्य, उत्तेजित करने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि है वहाँ से सभी हार्मोन्स को निकालने के लिए, सभी हार्मोन्स को उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से जो कार्य करते हैं वो हम लोग का हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं सुपर मास्टर, सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जबकि जो हम लोग का पीयूष ग्रंथि था उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते थे। तो ये हो गया हम लोग का हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जिसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वहाँ से हार्मोन को स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने का कार्य मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो दिख रहा है ये वाला ब्लैक, ये हम लोग का हो जाएगा पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। सॉरी, ये वाला जो है, ये वाला, ये है हम लोग का पीनियल ग्लैंड है, ये हो जाएगा हम लोग का पीनियल ग्लैंड। अब इसके बारे में क्या क्या उसको जानते हैं। तो जो पीनियल ग्लैंड है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके कि पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्लैंड, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड आई बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर इसी को हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और यही मेलाटोनिन जो होता है ये हम लोग का नींद लाने में सहायता करता है, नींद लाने में सहायक होता है। तो सबसे छोटा ग्लैंड का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का पिनियल ग्लैंड हो जाएगा। इसको हम लोग थर्ड आई बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं। इससे क्या होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से हम लोग को नींद आता है। और ये जो होता है हम लोग का पिनियल ग्लैंड जो होता है ये मुख्य रूप से अंधेरा जब होता है तो ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, उससे हम लोग का मेलानिन ज़्यादा निकलता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोग का रात के समय नींद आता है, लेकिन जैसे ही सुबह को सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी आता है रूम में, हम लोग का जो मेलानिन होता है वो रिलीज होना बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोग का नींद खुल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो पिनियल ग्लैंड होगा उसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैविक घड़ी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कि पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। मेलाटोनिन आपके शरीर को दिन रात की नींद के पैटर्न पर और आपकी आंतरिक शारीरिक घड़ी को नियंत्रित करने में मदद करता है। पिनियल ग्रंथि से संबंधित चिकित्सा स्थितियाँ आम नहीं है, लेकिन पिनियल ग्रंथि के सिस्ट या पिनियल ग्रंथि ट्यूमर कभी कभी विकसित हो जाता है। यानी कि यहाँ भी हम लोग को कभी कभी ट्यूमर देखने को मिलता है। तो अगर ये सारा चक्र याद रहेगा तो सिंपल सा कि आप लोग इस पैराग्राफ को इजीली लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब आता है हम लोग का थायराइड ग्रंथि या फिर अवटु ग्रंथि, है ना। तो ये जो हम लोग को दिख रहा है ये वाला, यही है हम लोग का थायराइड ग्रंथि। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो अगर बात किया जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो क्या है हम लोग का थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि।
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा हम लोग का थायराइड ग्रंथि। ठीक है, दूसरा चीज़ बोलेंगे इसका अगर कलर कैसा होता है तो गुलाबी कलर का होता है, और अगर इसका आकार देखिएगा तो ये हम लोग का थोड़ा सा एच जैसा आकार होता है, इस टाइप से। इस टाइप से आकार का हम लोग का जो थायराइड ग्रंथि होता है ये होता है। यहाँ से क्या होता है हम लोग का थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और ये थायरॉक्सिन क्या करता है हम लोग का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फिर इसे हम लोग का आ गया था पैराथायराइड आता है। देखिए ये वाला जो थायराइड होता है ना, थायराइड के जस्ट पीछे वाला ये वाला सीन है। तो यहाँ पे ये 4 होता है, इसका संख्या कितना 4, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हम लोग का 4 हो जाएगा, जिसको हम लोग पारा ऑफ 2 या फिर पाराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है इसमें क्या होता है हम लोग का, इसको देखते हैं हम लोग। तो जो हम लोग का पाराथायराइड ग्लैंड होता है ये हम लोग का ब्लड में, ये जो है ये हम लोग का ब्लड में कैल्शियम के साथ साथ हम लोग का फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य मुख्य रूप से पाराथायराइड के द्वारा किया जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे में स्थित होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और क्या होता है ये पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखना है कि जो पाराथायराइड है ये हम लोग का पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता है, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बोलेंगे थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तो थायराइड ग्रंथि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि गुलाबी कलर का होता है तथा एच आकार का होता है, तितली आकार का भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हम लोग के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जब आयोडीन का कमी हो जाता है तो क्या होता है, इससे हम लोग का ग्रंथि फूल जाता है, और इससे जो बीमारी होता है उसको हम लोग घेंगा रोग या फिर गोइटर रोग बोलते हैं। पाराथायराइड की बात करेंगे तो पाराथायराइड जस्ट क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, जिसकी संख्या 4 होती है। और ये क्या होता है, ये हम लोग का पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करना होता है। तो अगर ये सारे फैक्ट्स अगर आपको याद रहते हैं तो इजीली आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो जो पाराथायराइड ग्रंथि है आपकी गर्दन की पाई जाने वाली 4 छोटी ग्रंथियाँ हैं। आपकी पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन बनाती है, जो आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैराथायराइड हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग फैक्ट्स पढ़े उसी को यहाँ पे लाइन बाय लिख दिया गया है। फिर आगे हम लोग का थाइमस है। तो थाइमस ग्रंथि जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, जो छाती के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी के उत्पादन को सक्रिय या बनाए रख सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी आती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में टी कोशिका विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे थाइमस ग्लैंड, तो ये रहा हम लोग का थाइमस ग्लैंड रहा। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होती है हम लोग कहाँ पे पाया जाता है, छाती में पाया जाता है, छाती में पाया जाता है। इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य में अगर बात करेंगे तो इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन क्या होता है, 15 वर्ष के आसपास, 15 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र होती है तो इसके बाद जो थाइमस ग्रंथि जो होता है वो हम लोग का कार्य करना बंद कर देता है। ये सब चीज़ हम लोग को मुख्य रूप से याद रखना है। अब हमें आएगा हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसको पढ़ते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि का शरीर कुछ जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये वृक्क यानी कि गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया हम लोग का गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, इसके ऊपर जो है ये वाला और ये वाला, यही हम लोग का क्या अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन ग्लैंड हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना, यानी कि जब आप तनाव महसूस करेंगे तो ऐसी स्थिति में हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथियाँ शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती है और एपिनेफ्राइन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती है, जो हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जब शरीर में यह हार्मोन कम उत्पन्न होता है तो पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, मनुष्य को भूख नहीं लगती है, रक्तचाप गिर जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न रोग को एडिसन रोग कहते हैं। लेकिन जब शरीर में ये ग्रंथियाँ शरीर में अधिक हार्मोन उत्पन्न करते हैं तो स्त्रियों में दाढ़ी, मूंछ आदि नरोग के लक्षण उभरने लगते हैं तथा बच्चों में असाधारण गति के कारण जननांगों का विकास होने लगता है। यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि अगर हम लोग का सही मात्रा से रिलीज नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग तनाव महसूस करते हैं, हम लोग का पाचन क्रिया जो होता है वो बिगड़ जाता है, रक्तचाप गिर जाता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें दाढ़ी मूँछें आना शुरू हो जाएगी। प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि उनमें नर्व के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे।
और उनके जननांग जो होंगे उनमें में भी विकास होना तेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें और भी क्या है कि जो हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि होता है, ये हम लोग का क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और अगर ये काफ़ी अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, उस समय पूरा लड़ाई वड़ाई करने लगेंगे। इसीलिए इसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन, यहाँ लिखते हैं इसको, लड़ो उड़ो हार्मोन, या फिर इसको हम लोग डू और डाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। फिर आगे हम लोग का वृषण। तो वृषण क्या, सभी पशुओं तथा मानव में पाया जाने वाला नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा में डिम्ब ग्रंथि या फिर अंडाशय होती है, उसी प्रकार नरों में क्या होता है, वृषण होता है। वृषण के दो कार्य क्या है, एक शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड्रोजन का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं जो पुरुष विशेषताओं और प्रजनन के लिए आवश्यक है। यानी कि जिस प्रकार से मादाओं में यानी कि नारियों में अंडाशय पाया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग का पुरुषों में क्या होता है, हम लोग का वृषण पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। अंडाशय की बात करें तो ये क्या होता है, महिलाओं के प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा होता है जो कि हार्मोन्स निर्माण करते हैं और हर महीने एक योग्य अंडाणु उत्पन्न करते हैं। हर महीने एक अंडाशय एक अंडाणु उत्पन्न करता है जो गर्भधारण के लिए तैयार होता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यही हम लोग का अंडाशय। अब एक है हम लोग का अग्नाशय। कहाँ है अग्नाशय, यहाँ पे है अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय कशेरुकी जीवों के पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। ये इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमेटोस्टाटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है और साथ ही ये अग्नाशयी रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इस रस में पाचक किण्वन होता है जो, इस लाइन को हटा दीजिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन का स्राव करता है जो रक्त शर्करा विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अग्नाशय जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सेकेंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। और ये क्या है, अग्नाशय क्या है, एक हम लोग का मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो होगा वो हम लोग का मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो ये इंसुलिन, ग्लूकागोन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स को बनाने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग का जो अग्नाशय होता है, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं। यानी कि इसीलिए जो हम लोग का पैनक्रिया है, जो अग्नाशय है, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। हार्मोन की बात करेंगे तो हम लोग का इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकागोन हो जाएगा। लेकिन वहीं हम लोग अगर एंजाइम की बात करेंगे तो हम लोग का लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यानी कि LAT अगर बात करेंगे तो L से हो जाएगा लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार का हार्मोन मुख्य रूप से अग्नाशय से निकलते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम लोग का जितना भी प्रमुख हार्मोन था वो सारा हार्मोन हम लोग का खत्म हो गया, चाहे वो जंतु हार्मोन हो या फिर पादप हार्मोन हो। इसके साथ ही क्या है कि PDF में बहुत सारा और भी कंटेंट दिए हैं, इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा ताकि कुछ ना कुछ तो और भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा और आपका दिमाग में वो सारा चीज़ कुछ ना कुछ सेट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप आपके पास लिखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य है और हार्मोन विनिमय में फीडबैक तंत्र क्या है। तो इन दोनों को आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का सेकंड चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म होता है। और इस PDF के लिए, क्लास का PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6206193277। बहुत ही कम प्राइस में आपको सारा PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग का कोर्स ख़त्म होने की ओर बढ़ेगा वैसे ही PDF का प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। तो जितना जल्दी होगा आप लोग अभी ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।